नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के लोगों की जेबें भी हल्की होंगी। प्रदेश सरकार ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पेट्रोल और डीजल पर ₹1 का सेस लगाया है। आधी रात से पेट्रोल और डीजल पर नई दरें लागू हो गई हैं। इस तरीके से पेट्रोल पर सरकार का सेस बढ़कर ₹4.5 हो चुका है, वहीं डीजल पर सेस बढ़कर ₹3 पहुंच चुका है। सरकार को इससे हर साल करीब 527 करोड़ का राजस्व मिलेगा। सरकार ने ऐसे समय पर पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाया है जब हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में पेट्रोलियम कंपनी इजाफा कर रही है। बीते 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल पर करीब ₹2.25 तक बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल पर ₹1 का सेस लगने के बाद अब पेट्रोल ₹81.98 और डीजल ₹72.54 प्रति लीटर मिलेगा। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, तो ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें एक रुपये की और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 5 दिनों में लगातार कीमतें बढ़ रही है। 8 जून को पेट्रोल की जो कीमत थी वो ₹78.80 थी और डीजल की कीमत थी ₹69.42। 9 जून को पेट्रोल की कीमत ₹1 और बढ़ी और वो हो गई है ₹79.36 और डीजल हो गया है ₹69.98। 10 जून को अगर देखा जाए तो फिर पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ और ₹79.78 पेट्रोल हो गया, तो डीजल ₹70.41। तो ऐसा लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। ऊपर से ₹1 और अतिरिक्त अब मध्य प्रदेश की जनता को देने होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, ठीक है, हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि खजाना खाली है और आते ही खजाना भरने के लिए जनता की जेब पर कहीं ना कहीं हाथ अब पहुंच चुका है। क्या अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, राजनीति शुरू हो चुकी है और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सरकार का खजाना है, क्या वो भरने के लिए आम जनता पर ही टैक्स का और अतिरिक्त बोझ डाला जाएगा? आखिरकार जिसके ऊपर भी ये बोझ डाला जा रहा है वो भी जनता ही है और वो भी कोरोना की इस आपदा से पीड़ित है। तो निश्चित ही ये 1% का जो अतिरिक्त सेस लगाया गया है और पहले से ही पिछले 5 दिनों से लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ रहे थे, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अगर कहें कि कोड़ में खाज कर दी है तो शायद गलत नहीं होगा और आम लोगों पर इसका बोझ पड़ना तय है। हालांकि सरकार को ज़रूर जो माना जा रहा है 500 करोड़ से ज़्यादा का जो अतिरिक्त राजस्व है वो सरकार को इससे मिलेगा, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम जनता कहीं ना कहीं परेशान होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने इस कोरोना आपदा के बीच में कई ऐसे योजनाएं हैं जिनमें गरीबों को पैसा बांटने का काम किया है, लेकिन जब खजाना खाली था और पैसे बांटे गए तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या उसकी भरपाई आम जनता से, उस खास तौर से मिडिल क्लास से होगी जो वाकई में भी इस कोरोना आपदा में परेशान रहा है। तो देखना होगा कि आखिरकार कब तक ये मार झेलनी पड़ेगी आम जनता को। और राजनीति तो अपनी जगह है ही, स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष की ओर से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। से भी मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा ही खर्च आम जनता को करना पड़ता है। साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। सीएम महिला स्व सहायता समूहों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का फेसबुक पर लाइव प्रसारण होगा। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में सीएम जुड़ेंगे और महिला स्व सहायता समूह की सदस्य भी इसमें शामिल रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, आखिर किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहने वाला है? अब बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे और ये बातचीत दोपहर 3 बजे के आसपास होगी। जो एजेंडा है या जिस मुद्दे पर ये बातचीत की जानी है, तो देखिए, जब लॉकडाउन लगा था तो उस लॉकडाउन के बाद में
महिला स्व सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से कुछ योजनाएं शुरू की गई थी। मसलन जीवन सुरक्षा योजना जो थी वो शुरू की गई और इसके तहत में जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको छोटे छोटे काम दिए गए, मास्क बनाने का काम दिया गया, पीपीई किट बनाने का काम दिया गया और भी जो छोटे काम थे वो दिए गए और उनको सशक्त बनाने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री वक्त वक्त पे बातचीत करते रहे हैं इन समूहों के साथ में। आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री इन सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे और देखें और जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने जो काम शुरू किए थे स्व सहायता समूह ने उनकी स्थिति क्या है और आने वाले दिनों में और क्या बेहतर उनकी ओर से किया जा सकता है। बिल्कुल राजश्री, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सभी वर्ग को कहीं ना कहीं अब फायदा पहुंचाने का, उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों पर अब महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगेगी। महिला कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर सवाल खड़े हुए थे। आबकारी आयुक्त ने सभी जिलों के कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शराब दुकानों पर केवल पुरुष कर्मचारी की ड्यूटी करेंगे। आबकारी विभाग के कर्मचारी, नगर सैनिक और आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाए। न्यूज़ 18 ने शराब दुकानों पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद ये संज्ञान लिया गया और सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए। वही खबर सागर से, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। सागर में शराब दुकानों पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। कलेक्टर ने ड्यूटी के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद कलेक्टर ने मामले पर कार्रवाई की है। दरअसल यहां पर शिक्षकों की शराब दुकान पर ड्यूटी लगा दी गई थी, जिसको लेकर आपत्ति भी देखने को मिली थी और हमने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। शिक्षक बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करता है और वो अगर वहाँ शराब दुकानों पर ड्यूटी करेगा तो फिर कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ ही न्याय नहीं होगा। इस लिहाज से फिर ये फैसला कलेक्टर ने लिया और इनकी ड्यूटी वहां से हटा दी गई। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने अजीबोगरीब बयान दिया है। कुपोषण के सवाल पर सांसद ने कहा कि लड़कियां शराब और दूसरे नशों की आदी हो रही हैं, जिसके कारण बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। सांसद ने कुपोषण के लिए चाउमीन को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहा कि सिर्फ सरकार को कुपोषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कुपोषण के कई कारण है, खान पान भी गड़बड़ी है। आप चाउमीन खाओगे और स्वस्थ बच्चे पैदा होगा, चाउमीन खाने से स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं होगा। कुपोषण के लिए कई शहर वाले चाउमीन खाते हैं कि गांव वाले भी चले जाओ ना, तमाशा देखो। शराब पीने से कुपोषित बच्चा पैदा होगा, वो बचेगा। आखिर कुछ तो खा रहे हैं लोग, यहाँ खाने को शराब पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर रहे हो, मजदूर औरतें जिस तरह से हो रहा वो सब आदमी पी रहा है कि औरत आप दूर समाज कहाँ हो। 16 साल की बच्चियां नशे की गोलियां ले रही हैं, शराब पी रही। तो सुन लिया आपने सांसद महोदय को। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी में बैठक हुई। चुनाव संचालन के लिए बनी समिति ने रणनीति पर चर्चा की है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, राकेश सिंह और गौरीशंकर शेजवार भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में 13 सीटों को लेकर 100% जीत का लक्ष्य बनाया गया। इसे लेकर जल्द चुनाव दफ्तर और चुनाव टीम का गठन किया जाएगा। ग्राम केंद्र और नगर केंद्र की टीमों का भी गठन होगा। आपको ये भी बता दें कि गुरुवार को भी बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें 11 सीटों पर मंथन किया गया था। देखिए, स्वाभाविक है, विधानसभा के उपचुनाव हैं, 24 सीटों पर है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से इस चुनाव को जीतने में लगा है। स्वाभाविक है, रणनीति को लेकर, आगामी तैयारियों को लेकर ये बैठकों का क्रम होता आया है और होता जाएगा।
सर नाराज है कुछ लोग, जैसे घनश्याम प्रोनिया ने भी दवा ठोका है, पारुल साहू की नाराजगी है, दीपक जोशी। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, उपचुनाव में 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। नहीं, देखिए नाराजगी आपके सामने आ चुकी है। हमारे संगठन में बातचीत के माध्यम से समस्याओं को सुलझाया जाता है। पार्टी संगठन से एक नहीं 2 बार बातचीत हुई है और मेरे तो अध्यक्ष जी ने मुझे बुला के बात की है, इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी में सुनवाई का जो दौर है वो पूरा हुआ है और हम कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। हम सब साथ में महाराज शिवराज सिंह जी, नरेंद्र, सब लोग बिल्कुल एकजुट हैं। आपस में पूरी आत्मीयता के साथ हमने महसूस की है आत्मीयता। वो हमारे जो बीजेपी जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ लोकल है, तो बल्कि ईमानदारी की बात यह है जो मैं बिल्कुल दिल से कहूँ कि कांग्रेस में रहते हुए तो चाहे लोकल स्तर पे या बड़े स्तर पे हमें ऐसे लगता था जैसे दूसरे गुट के आदमी के जैसे दुश्मन के पास आ गए या दुश्मन हमें देख रहा है दुश्मनी की नज़र से, लेकिन कांग्रेस में ये हालात थे। बीजेपी में आके हमें ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहले से यहाँ यहीं थे और ये सब हमारे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ के विधायक कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, उसी तरह राजस्थान में बीजेपी विधायकों को प्रलोभन देकर सरकार गिराने की साजिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आज लोकतंत्र की हत्या की है केंद्र के मतलब नेतृत्व ने कि उनके इशारे पे सरकार गिराई हमने। शिवराज जी खुद कबूल कर रहे हैं तो उसकी हम निंदा करते हैं। केंद्र सरकार अब राजस्थान में जैसे मध्य प्रदेश में राजस्थान में गिराने के लिए पहुंच रहे हैं। 25-40 करोड़ रुपया लेके जाके बैठ गए वहाँ पर। अपने गहलोत चीफ मिनिस्टर का अभी क्या आज बयान आया कि एक को 35 से 40 करोड़ रुपया देने के लिए उन्होंने ऑफर दे दिया। विधायक भग के आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर होटल में रुकवाया सब विधायकों को कि कोई किसी को मतलब बिकने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में जिस तरह से मध्य प्रदेश के साथ उन्होंने छलावा किया है वो ऐसा राजस्थान में न करने दे। इंदौर में कोरोना के बड़े मामले। कोरोना के 57 नए केस पॉजिटिव मिले हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4029 हो चुकी है। अब तक 2700 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबर श्योपुर से, जहां पर तहसीलदार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तहसीलदार रजनी बघेल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 58 पहुंच चुकी है। अब तक जिले में 2 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। 7,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब तक का कोरोना से 435 लोगों की मौत हुई है। इंदौर और भोपाल में कोरोना के मामले ज्यादा नजर आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर उज्जैन से मिल रही है। रूदाखेड़ा डैम तालाब में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। 10 से 12 साल के ये चारों बच्चे बताए जा रहे हैं डैम में जो नहाने के लिए गए हुए थे और हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कैसे अचानक यह हादसा हो गया? बिल्कुल दीपेश, देखिए उज्जैन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर रूदाखेड़ा डैम बताया जा रहा है और काफी दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। हालांकि बताया यही जा रहा है कि ये चारों बच्चे डैम में घर से बिना बताए नहाने के लिए गए थे और जब परिजनों ने तलाश की तो किसी ने उन्हें इत्तला दी कि चारों बच्चे डैम में नहाते हुए जरूर दिखे थे। उसके बाद परिजनों ने और आसपास के पुलिस वालों को यहाँ पर सूचित किया। उसके बाद जब तलाश की तो चारों की लाश जो है डैम के अंदर से मिली है। 4 बच्चे बताए गए हैं और सभी की 11 से 16 वर्ष की उम्र में बताई गई है। चारों बच्चों की फिलहाल जो है लाशें निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि नहाने के दौरान हादसा हुआ और ये चारों बच्चों की मौत हो गई। सीधी में सोशल डिस्टेंसिंग की थाने में धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। बहरी थाने में नियमों को ताक पर रखकर थाना प्रभारी के विदाई समारोह को मनाया गया। थाना प्रभारी का ट्रांसफर
मंझौली थाने में कर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान कुछ पुलिसकर्मी मास्क लगाए जरूर दिखे, लेकिन थोड़ी देर बाद इन लोगों ने मास्क भी हटा दिया। ग्रुप फोटो भी यहां पर क्लिक की गई। बैतूल में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां भीमपुर ब्लॉक के धामनिया गांव में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर से एक 17 साल का युवक भाग गया। युवक का शव खेत में मिला है। 11 जून को युवक क्वारंटीन सेंटर से फरार हो गया था, लेकिन प्रशासन ने युवक की तलाश में देरी की। स्वास्थ्य विभाग ने युवक के सैंपल लिए हैं, लेकिन शव को परिजनों को नहीं सौंपा गया है। माना यह जा रहा है कि रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का पता चलेगा। युवक 7 जून को 6 साथियों के साथ गोवा से लौटा था। इसके बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। जबलपुर निवासी एक 20 वर्षीय युवक ने देहरादून के क्वारंटीन सेंटर में खुदकुशी कर ली। परिजनों को घटना पर यकीन नहीं हो रहा है। मृतक साकेत मेहरा की हाल में रेलवे में नौकरी लगी थी। लॉकडाउन के पहले साकेत गुजरात के वडोदरा में ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था। 2 जून को साकेत ट्रेनिंग के सिलसिले में दिल्ली गया। इसके बाद साकेत के परिजनों को कोई जानकारी नहीं मिली। इस बीच देहरादून से अचानक साकेत के सुसाइड की खबर आई है। साकेत की मौत को लेकर परिजन सवाल खड़े कर रखे हैं। बताया जा रहा है कि साकेत 5 जून को क्वारंटीन सेंटर पहुंचा था। में था मार्च के बाद फिर गया। मार्च में क्वारंटाइन लॉकडाउन खत्म होने से पहले चालू हुआ, उससे पहले एक बड़ी मम्मी के पास गया था उसके भाई को छोड़ने के लिए, और वहीं पर वो फंस गया। वहाँ पर खुदकुशी की कोई वजह समझ में अब तक नहीं आ रही है। नहीं, खुदकुशी की कोई समझ में नहीं। बड़ी मम्मी से आप हम नंबर दे रहा हूँ, उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी। बड़ी मम्मी इतने से लाड प्यार से रख रही थी उसको कि कोई नहीं था खबर। और 2 जून को आपकी आखिरी बार बात हुई थी? 2 जून को आखिरी बात। मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद 2 आरोपी के जमानत प्रस्ताव भेजे गए हैं। जिला जेल की तरफ से जमानत प्रस्ताव कोर्ट भेजे गए हैं। इस मामले में जल्द जिला न्यायालय में फैसला हो सकता है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते जेल में बंदियों की संख्या कम करने के चलते नए क्राइटेरिया के तहत प्रस्ताव भेजा गया है। रीवा में तकरीबन 18 क्विंटल गांजे की खेप के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। नमक की बोरी में गांजे को छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ से गांजे की खेप लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई है, इससे जो गांजे के व्यापार को लेकर के जो एक बड़ा नेक्सस बना हुआ है, अंतर राज्य जिसको कहते हैं इंटर स्टेट एक नेक्सस बना हुआ है, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी और अब जैसे समझ में आ रहा है आंध्र प्रदेश भी पूरा ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इसके बीच में काफ़ी वृहद इनकी मोडस ऑपरेंडी है। कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं वो मैं यहाँ पे खुलासा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत दिलेरी से और बहुत मेहनत से पूरी टीम ने इसमें लग कर के कार्रवाई की है, और इसके लिए सभी टीम के जितने लोग हैं उनको वो बधाई के पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूबे में गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी का दावा किया जा रहा है, लेकिन एक सच्चाई भी है कि खरीदी के बाद खुले आसमान के नीचे गेहूं बर्बाद हो रहा है। ये तस्वीर सीहोर के कृषि उपज मंडी की। बारिश ने खुले में रखे गए गेहूं को बर्बाद कर दिया है। आलम यह है कि गेहूं सड़ रहा है। बड़े पैमाने पर हुई गेहूं की बर्बादी की दास्तां खुद तस्वीरें बयां कर रही है। सीहोर में 4,50,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अधिक उपज की वजह से 7,90,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। भंडारण और परिवहन की सुविधा की कमी की वजह से हजारों मीट्रिक टन गेहूं खुले में रखा हुआ है। जो बर्बाद हुआ वो अगर जरूरतमंदों तक पहुंच पाता तो कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच उन्हें बड़ी राहत मिल सकती थी। परेशानी बहुत है सर। मैं खुद समिति प्रबंधक हूँ, समिति बिजौरी का जी।
लेकिन खरीदी इस तरह से की गई है कि उससे हम इतने परेशान हो गए कि एक एक बोरियों को 4-4 बार इधर से उठा के रखा है। इसके बाद भी भीग गया, क्या करें, रात भर दिन भर लगे हैं। थोड़ा अंदेशा कोई भी खा सकता था। क्या 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 होना चाहिए आपके हिसाब से इस गेहूँ का? अब तो कोई दान मान बना को कहूँ। राजधानी भोपाल से सबसे समीप के जिला सीहोर अपने गेहूं उत्पादन के लिए पूरे प्रदेश में अपनी एक ख्याति रखता है और इस बार भी 4,50,000 मेट्रिक टन के ठीक विरुद्ध सरकार ने 7,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा, जो इस बात का प्रतीक है कि गेहूं का इस बार बम्पर उत्पादन हुआ है। लेकिन सरकार और प्रशासन के कुप्रबंधन की वजह से सीहोर में जो गेहूं का उपार्जन हुआ है उसका परिवहन नहीं होने से लगभग 10,000 मेट्रिक टन सड़ गया है और सड़ा हुए गेहूं के अंदर इस समय गेहूं के किले उगे हुए हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वर्तमान में सीहोर में तमाम प्रयासों के बाद भी 40,000 मेट्रिक टन गेहूं ऐसा है जिसका परिवहन आज भी किया जा रहा है और मजे की बात है कि सीहोर जिले से परिवहन रायसेन, होशंगाबाद और मंडीदीप में किया जा रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं सरकार ने परिवहन को लेकर कुप्रबंधन अपनाया है। अच्छा होता कि सरकार इस मामले में भी एक प्रबंधन अपनाती तो शायद सीहोर जिले का ये श्रेष्ठ गेहूं जो गरीबों के लिए एक एक दाने के लिए जो गरीब मोहताज हो रहे हैं उनके मुंह का निवाला बना होता। प्रदीप एच्चा, न्यूज़ 18 सीहोर। मध्य प्रदेश में वक्त से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। कल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है। पहले 15 जून मानसून के पहुंचने की अनुमानित तारीख थी। निसर्ग तूफान और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर संभाग में मानसून ने दस्तक दे दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।